ननद का कमरा। चलो निकलो मेरे कमरे से। समझ नहीं आता क्या तुम दोनों को? 2 मिनट भी कमरा छोड़ती हूँ कि आकर धम से बैठ जाते हो बेशर्मों की तरह। वैसे तुम लोगों की भी गलती नहीं है। अब तुम लोगों की माँ ही ऐसे छोटे घर से आई है तो तुम में भी तो वैसी ही हरकतें आएंगी ना। आने दो आज सौरव और प्रेम को। तुम दोनों की अच्छे से पिटाई नहीं लगवाई ना तो मेरा नाम भी अनीता नहीं। ये कहकर अनीता अपने भतीजों का हाथ पकड़कर उन्हें अपने कमरे से निकाल देती है। अब बहुत गंदी बुआ हो, बहुत गंदी हो। आई हेट यू बुआ, आई हेट यू। हमने ऐसी कई कहानियां सुनी हैं और अपनी आंखों के सामने घटती हुई भी देखी होगी, जहां ननदों के साथ बहुत बुरा सलूक होता है और भाभी राज करती हैं। पर क्या ये हर घर में होता है? बिल्कुल भी नहीं। आज की कहानी भी इसी बात पर है। रेणुका एक बहुत ही छोटे से घर में रहती थी। घर में 2 बेटे और 1 बेटी थी। रेणुका के दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी और अनीता अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। हर रोज की तरह अनीता हड़बड़ी में अपने कमरे से बाहर आती है। अभी तक नाश्ता नहीं बना तो सुबह उठकर आप दोनों करती क्या है भाभी? टोटल 8 लोग तो हैं हम गिनकर, और काम करने वाले आप 2 लोग। 2 जने मिलकर 8 लोगों के खाने तक का काम नहीं संभाल पा रहे हो। मेरे पास वक्त होता ना तो मैं आधे घंटे के अंदर सभी का खाना तैयार कर देती, पर वक्त नहीं है ना मेरे पास। फिर से मुझे कैंटीन में ही खाना पड़ेगा। अरे क्यों खाएगी तू बाहर? रुक, मैं अभी जाकर तेरे लिए गर्मा गर्म रोटियां बना कर लाती हूँ। सब कुछ हो गया है दीदी, बस 2 मिनट दीजिए। मैं भगवान को भोग लगाकर बस आपको बुलाने ही जा रही थी। रहने दीजिए भाभी, ये आपका रोज का डायलॉग है। इसी चक्कर में बार बार मेरी क्लास मिस हो जाती है और मुझे बाहर खाना खाना पड़ता है। कैसी बहू को लेकर आई हो मम्मी, देखो तो। इसी तरह कैंटीन में खाती रही ना मैं तो और मोटी हो जाऊंगी, फिर करवाती रहे ना मेरी शादी। ये कहकर अपना पर्स उठाए अनीता अपने कॉलेज चली जाती है। कॉलेज कैंटीन में बोर हो जाती हूँ यार, ये रोज रोज कॉलेज आना। ये राहुल भी कहाँ रह गया पता नहीं। तू आती है कॉलेज है? किस कॉलेज में आती है तू? एक दिन भी क्लास नहीं किया तूने? किसी प्रोफेसर का चेहरा नहीं पहचानती तो बस चुपके से अटेंडेंस बनवा लेती है और राहुल के साथ बैठकर गप्पे लगाती रहती है। तो तू क्या करती है? मैंने कम से कम इस 3 साल की डिग्री में राहुल को तो ढूंढा। तू तो वो भी नहीं कर पाई। जो मिलता है तुझे छोड़कर टाटा बाय बाय कहकर चला जाता है। देख लिया अनीता, ज्यादा मत बोल। अरे रुक जाओ, कौन ज्यादा बोल रहा है? ये तुम्हारी मुंह बोली बहन। और कहाँ थे तुम? तुम्हारे चक्कर में भाग भाग कर कॉलेज आती हूँ और तुम हो कि और लेट आते हो। अरे परेशान मत हो अनीता, मैं तो एक चक्कर चलाने गया था। मैंने पूरी सेटिंग कर लिया। मुझे पता चला है कि 2 महीने के बाद कॉलेज में प्लेसमेंट होने वाले हैं और प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ मार्क्स के बेसिस पर होंगे। फिर तो हो गया हमारा प्लेसमेंट। घर पर अगर पता चल गया ना कि मेरी प्लेसमेंट नहीं हुई तब तो मेरी खैर नहीं। मेरे रहते ऐसा हो सकता है क्या? प्रोफेसर को मैंने घूस खिला दी है। अब तुम्हारे सारे पेपर में 90+ मार्क्स ही देंगे वो। तुम्हारी प्लेसमेंट तो पक्की। आराम से एंजॉय करो। देख लो स्नेहा, क्लास ना करके भी 90+ आएंगे मेरे। तेरा तो सही है, आराम से घुमा फिरा कर। मेरा तो कोई गॉडफादर नहीं है, मैं चली क्लासेस करने। यहाँ अनीता आराम से कैंटीन में खाना खाती है और वहाँ रेणुका अपनी बहू की जमकर क्लास लगा देती है। दिन रात बेचारी मेरी बेटी पढ़ाई करती है। तुम दोनों को तो सिर्फ 2 वक्त का खाना बनाना है, वो भी तुम लोगों से नहीं हो पा रहा। सही से पढ़ेगी ना तभी जाकर उसे नौकरी लगेगी। अब से हम नाश्ते की तैयारी रात से ही शुरू कर देंगे मम्मी जी, आप फिक्र मत कीजिए। उल्टा जवाब देना भी सीख गई तुम। चलो ये भी बढ़िया है। अब कुछ इस तरह अनीता अपने मायके वालों पर रूप झाड़ती थी, खास करके उन भाभियों पर जो खुद इतनी परेशान थी। मम्मी मेरी मैथ्स की बुक ही नहीं मिल रही, कल मेरे एग्जाम है, मैं रिवीजन कैसे करूँगा? एक तो इसे एग्जाम के 1 दिन पहले ही आइंस्टाइन बनना होता है, ऊपर से ये माचिस के डिब्बे से भी छोटा कमरा, उसी में आपके कपड़े रखे हैं, आपके ऑफिस की फाइलें रखी हैं, बच्चों के स्कूल के कपड़े, बच्चों का सामान, मेरा खुद का सामान तो कमरे के बाहर फेंका हुआ है। अब इतनी चीजों में कहाँ ढूंढूं मैं इसकी मैथ की बुक? जैसी हालत यहाँ प्रिया की थी वैसी ही हालत नेहा की भी थी। कल के एग्जाम के लिए रात को शुभम पढ़ाई कर रहा था। ये भी कोई जिंदगी है? इससे अच्छी जिंदगी तो कुत्ते बिल्लियों की होती है। कम से कम सड़क के किनारे आराम से सो तो पाते। सुबह 7 बजे ऑफिस जाना है, कमरे की लाइट तो बंद कर दो।
अब एक कमरे में 3 लोग रहेंगे तो दिक्कत तो होगी ना। अब बच्चा पढ़ाई भी ना करे क्या? दीदी का कमरा तो हमारे कमरे से काफी बड़ा है और दीदी अकेली, वहाँ तो शुभम पढ़ भी सकता है, पर दीदी पढ़ने दे तब ना। यहाँ जहाँ अनीता की दोनों भाभियों अपने छोटे से कमरे में अपने बच्चे और पति के साथ किसी तरह मैनेज कर रही थी, वहाँ अनीता अपने किंग साइज बेड में आराम से लेटकर फोन पर राहुल से बातें कर रही थी। तुम पागल हो अनीता, जो अपने पीछे से अपना कमरा खुला छोड़ आती हो। याद है तुम्हें? तुम बता रही थी कि तुम्हारी वो पिंक पर्स खो गई है। मुझे तो लगता है तुम्हारी भाभीियों ने ही उसे चोरी कर लिया होगा। तुम जब कॉलेज आती हो तो अपने कमरे में ताला लगा कर आया करो। तुमने ये बहुत सही बात कह दी राहुल, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। यहाँ तो चोर घर पर ही बैठा हुआ है। अपने सामने तो मैं किसी को अपने कमरे में नहीं आने देती, पर पीठ पीछे हो सकता है यहाँ कोई लोचा हो रहा है। अब से ना मैं कभी भी अपना कमरा खुला नहीं छोड़ूंगी। और उस दिन के बाद से ही अनीता अपने कमरे में ताला लगाकर कॉलेज जाती। कुछ दिनों बाद अनीता की नौकरी हो जाती है। जो अनीता बिना नौकरी के इस तरह अपने मायके में हुकूमत चला रही थी नौकरी के बाद तो वो किसी को अपने पैरों की धूल भी ना समझे। ताला कहाँ चला गया? सारे के सारे चोर भरे बैठे हैं यहाँ, कोई भरोसा नहीं। वहीं ताले की दूसरी चाबी बनवा ली तो ताले को उल्टा घुमा कर मार के जाती हूँ, चाह कर भी कोई ज्यादा दिमाग ना लगा पाए। अनीता अपने कमरे में ताला लगा रही थी, तभी वहाँ प्रिया आती है। दीदी, आपका तो सारा दिन ऑफिस में ही जाता है, अगर आप कमरे को खुला छोड़ देती तो अच्छा होता, बच्चे जरा पढ़ लेते। आपने तो मुंह खोलकर बोल दिया कि कमरे को खुला छोड़ देती। अरे कैसे छोड़ दूं खुला भाभी? कमरे में लैपटॉप रहता है, कीमत पता है आपको लैपटॉप की? वो भी मेरा नहीं है, कंपनी का है। मान लो बच्चों ने खेल कूद में लैपटॉप गिरा दिया तो लाख रुपए कौन भरेगा? आप भरोगी क्या? भाभी, मेरी बोली जरूर खराब लग रही होगी, पर सच्चाई यही है। ये कहकर अनीता अपने ऑफिस निकल जाती है। शाम के वक्त गोलू और शुभम को पढ़ाने के लिए टीचर आती है और दोनों बच्चों को हॉल में ही बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती है। सो गोलू, चैप्टर 1 निकालो। शिल्पा बोलना शुरू करती है कि रसोई से बर्तनों की आवाजें आनी शुरू हो जाती है। बर्तनों की आवाज जैसे ही बंद होती है, कुकर की सीटी बजने लगती है। ये लो, ये और बाकी था। कैसे पढ़ोगी तुम दोनों ऐसे माहौल में? मुझे तो तुम लोगों की बहुत टेंशन हो रही है। शिल्पा दोबारा से चैप्टर रीड करना शुरू करती है कि तभी रेणुका वहां आकर टीवी लगाकर बैठ जाती है। एक्सक्यूज मी नेहा जी, आप लोगों को अपने बच्चों की फ्यूचर की फिक्र है ही नहीं। कम से कम एक कमरा सेपरेट प्रोवाइड कीजिए मुझे, इसमें मैं इन दोनों को पढ़ा पाऊँ। इस तरह शोरगुल में बच्चे नहीं पढ़ाए जाते। मैं देखती हूँ मैम, आप ना आज मैनेज कर लीजिए, मैं घर पर बात करती हूँ। फौरन नेहा रसोई में जाकर इस बारे में प्रिया से बात करती है। भगवान ऐसी ननद किसी को ना दे, जरा भी दया नहीं है उसके मन में। बुआ तो भतीजे के लिए क्या कुछ नहीं करती, अरे कलेजा काट कर रख देती है, और इनसे एक कमरा नहीं छूट रहा। मुझे तो एक ही उपाय समझ में आता है, जल्दी से जल्दी दीदी की शादी कर दी जाए। शादी के बाद कमरा तो अपने साथ नहीं ले जाएगी, फिर कमरा खाली हो जाएगा तो बच्चे आराम से पढ़ पाएंगे। हाँ, फिर हमें भी जरा सांस लेने की जगह मिले। और मौका पाती ही नेहा और प्रिया अनीता की शादी की बात छेड़ देते हैं। ये तो बहुत सही बात कही तुमने। प्रिया लड़का देखना शुरू करता है। आज तक अपने भाइयों को किसी बात के लिए परेशान नहीं किया मैंने, इस बात के लिए भी नहीं करूंगी। लड़का देख रखा है मैंने। और क्या था, 1 महीने के अंदर अंदर ही अनीता की शादी राहुल से हो जाती है। दामाद जी, अब हमारी बेटी आपके हवाले हुई, ख्याल रखिएगा उसका। अब फिक्र मत कीजिए मम्मी जी, अनीता और उसके नखरे का बिल्कुल अच्छे से ख्याल रखूंगा मैं। और फिर धीरे से राहुल अनीता के कानों में कहता है, कमरा खुला छोड़कर जाओगी क्या? ताला लगाओ कमरे में। अगर ये कमरा तुम्हारा रहा तभी इस घर में तुम्हारा कुछ रहेगा, वरना तो सब नील बट्टा सन्नाटा समझो। कमरा खाली रखने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या रखूं कमरे में? सब कुछ तो अपने साथ लेकर तुम्हारे साथ आ रही हूँ। अभी फिलहाल तो ताला लगाओ, उसके बाद देखते हैं। और विदा होते हुए भी अनीता अपने कमरे में ताला लगाकर निकलती है। ये तो हमारी किस्मत पर ही ताला लगा गई, अब क्या करें नेहा? मम्मी जी, दीदी तो अब चली गई हैं, तो क्यों ना हम इस कमरे का ताला तोड़ दें, बड़ी दिक्कत होती है। इतनी दिक्कत हो रही है तो मेरी बेटी की तरह तुम लोग भी नौकरी करना शुरू कर दो, फिर अपने पैसे से महल बना लेना है। बढ़िया आई,
क्या फायदा हुआ इतना सब करके भाभी, पूरा प्लान फ्लॉप हो गया। कमरे का ताला तो वैसा का वैसा ही रह गया। पहले कम से कम रात को जब दीदी आती थी 2 मिनट बच्चे कमरे में तो चले जाते थे, अब तो वो भी नहीं होगा। अगले दिन पग फेरे की रस्म के लिए अनीता वापस अपने मायके आती है और आते ही कमरे का ताला खोल देती है। घर में बंद कमरा अच्छा नहीं लगता बाबा। एक तो इतना सा घर, उसमें भी कमरे बंद शोभा देता है क्या? भाभी, लगता है दीदी की मति सुधर गई। चलो अच्छा है, दामाद जी अच्छे हैं। लगता है उन्होंने ही कहा होगा दीदी को कमरा खोलने को। बिल्कुल सही कहा। दीदी कमरा खुला रहेगा तो हम तो बैठे ही हैं, साफ सफाई भी होती रहेगी। अनीता जैसे ही अपने कमरे में जाती है, उसके पीछे पीछे उसके भतीजे भी कमरे में चले जाते हैं। बुआ बुआ, ये पूरा कमरा मेरा हुआ, ये बिस्तर मेरा। तेरा कमरा हुआ तो क्या हुआ, बुआ तो मेरी है। आप मुझे चॉकलेट दिलाओगे ना? बुआ, मुझे लैपटॉप में गेम्स ऑन कर दो ना। कमरा खुलता नहीं कि ये पहले ही छाती पर आकर बैठ जाते। उस वक्त तो अनीता कुछ भी नहीं कहती और सब बर्दाश्त कर लेती है। अपनी ननद के कमरे को खुला छोड़ने के डिसीजन को देखकर उसकी दोनों भाभियों तो उस पर प्यार बरसाना ही शुरू कर देती हैं। पूरा दिन अनीता अपनी अच्छी खासी सेवा करवाती है और फिर रात के वक्त, चलो निकलो मेरे कमरे से। समझ नहीं आता क्या तुम दोनों को? 2 मिनट कमरा छोड़ती हूँ कि आकर धम से बैठ जाते हो बेशर्मों की तरह। आने दो आज सौरव और प्रेम को। तुम दोनों की अच्छे से पिटाई नहीं लगवाई ना तो मेरा नाम भी अनीता नहीं। ये कहकर अनीता अपने भतीजों को हाथ पकड़कर उन्हें अपने कमरे से बाहर निकाल देती है। अब बहुत गंदी बुआ हो, बहुत गंदी हो। आई हेट यू बुआ, आई हेट यू। तेरी इतनी मजाल मेरे से बदजुबानी कर रहा है, मुझे गंदा कह रहा है। आज तक तेरे बाप ने मुझे कुछ नहीं कहा और तू। अनीता पलटकर गोलू को थप्पड़ मार देती है और इतना ही नहीं, अपने दोनों भाइयों के आने के बाद अपनी भाभियों की शिकायत भी उनसे कर देती है। देख लो तुम दोनों, एक दिन हुआ नहीं मुझे गए कि ये सब शुरू हो गया इस घर में। मैंने तो शादी के वक्त ही कहा था गरीब घर की लड़कियों को लाने की जरूरत नहीं है, पर न जाने तुम दोनों को कौन सा सांप काट गया था। किसी को कोई सांप नहीं काटा है और इतनी भी बड़ी बात नहीं हो गई थी कि तूने इतने छोटे से बच्चे पर हाथ उठा दिया। तुम्हारे कमरे में वो बैठ ही जाता तो क्या हो जाता। गोलू को रोता देख पहली बार सौरव अपनी बहन की साइड ना लेकर अपनी पत्नी की साइड लेता है। ये सुनते ही अनीता कमरे में जाती है और राहुल को फोन लगाती है। देख रहे हो राहुल क्या हो रहा है इस घर में मेरे साथ। वो तो शुक्र है तुम्हारा कि तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी लग गई, वरना ये लोग तो मुझे खाने तक को तरसा देते। मेरे रहते किसी की मजाल है क्या? तुम्हें कुछ कह दे तो टांगे ना तोड़ दूं सबकी। साला होगा अपने घर पर अब तो मेरी बीवी हो। तुम क्यों सुनोगी किसी की? तुम कहो तो मैं अभी आ जाऊं क्या वहां पर? और अगर मैं आ गया ना तो सीधा तुम्हें उठाकर यहाँ ले आऊंगा। पर ये गलत मूव होगा। तुम ना अभी कुछ दिन वहीं रहो और अपने कमरे पर सभी को अपना हक दिखाती रहो। बैठे बैठे खाना तो मिल रहा है, आराम से ऑफिस जाओ आओ। बस अपने पीछे से ना कमरे में ताला लगा कर रखना और हो सके तो जल्द से जल्द घर के पेपर्स बनवा लो और अपना एक हिस्सा ले लो। फिर तो मैं यहीं बैठा हूँ, तुम्हारा पति तुम्हारे इंतजार में। मैं सब समझ गई राहुल, अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ। और अगले दिन से चीजें और बदतर हो जाती हैं। हर रोज वही तमाशा, हर रोज वही लड़ाई। शुभम और गोलू स्कूल से आकर अपनी माँ से कहते हैं, मम्मी कुछ इंतजाम करो ना। शिल्पा मैम ने कहा था कि वो अब हमें अपने कमरे में पढ़ाएगी, पर हमारे कमरे में तो बैठने की जगह ही नहीं है, सब कुछ बेड पर रखा है। मुझे क्या कह रहा है? अपने पापा से कहना, वो देंगे तुझे कमरा। मैं तो खुद किसी तरह यहाँ रह रही हूँ बेटा। छोटा सा कमरा है, हमें चीजें मैनेज करनी ही पड़ती है ना। मेरे दोस्तों का तो खुद का पर्सनल कमरा है मम्मी, और यहाँ पढ़ने तक को कमरा नहीं मिल रहा। सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती ना बेटा। ये सुनते ही अनीता फट से अपने कमरे में आकर कहती है, हाँ हाँ, ये कमरा नहीं हो गया, जी का जंजाल हो गया। सबकी नजर मेरे कमरे पर है। दिन भर कोई बात ना होकर इस घर में बस कमरे की ही चर्चा होती है। अरे भाई, इतना ही कमरा चाहिए तो अपने सास ससुर से मांगू ना। उन्हें कह दो चुनवा दे तुम्हारे लिए एक नया मकान। मेरा ही कमरा क्यों चाहिए भाई? तुम्हारे सास ससुर के पास भी तो कमरा है, उनका कमरा ले लो। वो भी तो 2 लोग ही है, क्या करेंगे कमरे का? ये सुनने के बाद अभी तक चुप बैठा राकेश कहता है, रुक जा, क्या कहा तूने?
अपने सास ससुर से ले ले उनका कमरा। ये क्या कहा तूने? मैं तो समझ ही नहीं पाई थी जी। मैं ही पागल थी जो सारे काम अपनी बहुओं पर डालकर इसे पढ़ने को कहती थी। तेरे ही आगे पीछे दौड़ते रहते थे सब। अरे तूने किया ही क्या है आज तक इन लोगों के लिए और हमारे लिए? अपनी मर्जी की नौकरी कर रही है, अपने मन के लड़के से शादी कर ली और अब हमारा कमरा भी चाहिए तुझे? ऐसी बेटी की मुझे जरूरत ही नहीं है। और अब ये घर तेरा नहीं रह गया। जा अपने ससुराल जा और अपने ससुराल को संभाल। ये क्या कह रही हो मम्मी तुम? पग फेरे की रस्म के लिए आई थी ना तो बेटा, हो गई रस्म। अब धागे से भी पतला न के बराबर जो रिश्ता बचा है ना, उसको तार तार मत कर और अच्छी तरह से यहाँ से विदा ले ले। मैं किसी और के घर की बेटियों को इसलिए नहीं लाया था कि उनके साथ ये सब होता देखूं। और जैसे ही रेणुका और राकेश अपनी बेटी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं तो अनीता कुछ नहीं कह पाती और उससे वापस अपने ससुराल जाना ही पड़ता है।